नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वो 2 से 9 जुलाई तक घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान 6 और 7 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। इससे वैश्विक दक्षिण के देशों से भारत के संबंधों को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। 5 देशों में पीएम की ये यात्रा ग्लोबल साउथ में मित्रता को मजबूत करेगी, अटलांटिक के दोनों किनारों पर हमारी साझेदारी को सुदृढ़ करेगी और ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के संगठन ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय और कैरेबियाई समुदाय कैरिकॉम जैसे बहुपक्षीय मंचों के साथ जुड़ाव को प्रगाढ़ करेगी। और इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे 2 खास मेहमान भी। तो प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा के पहले चरण के लिए घाना रवाना हो चुके हैं। ये यात्रा भारत की ग्लोबल साउथ रणनीति को मजबूत करने, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने और वैश्विक मंचों पर भारत के नेतृत्व को सशक्त करने की दिशा में काफ़ी अहम कदम मानी जा रही है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। 9 जुलाई के बीच 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के निमंत्रण पर घाना पहुंचेंगे। यात्रा पर रवाना होने से पूर्व जारी बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना को वैश्विक दक्षिण में एक मूल्यवान भागीदार और अफ्रीकी संघ व पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश बताया। उन्होंने कहा कि वे घाना के साथ आदान प्रदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने के साथ ही निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य सुरक्षा, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग की नई खिड़कियां खोलना है। उन्होंने कहा कि उनके लिए घाना की संसद को संबोधित करना सम्मान की बात होगी। एक चीज़ भारत घाना के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम दोनों की जो इकोनॉमीज़ हैं वो बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे की। यहाँ आपने देखा होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, माइनिंग रिसोर्सेज हैं, घाना उनसे बड़ा समृद्ध है। ये सोने का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, लिथियम का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बनने जा रहा है इस रीजन में। तो और दूसरी तरफ भारत की जो कैपेसिटीज़ है, हमारी एग्रीकल्चर है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी आईटी है, हमारा स्पेस सेक्टर है, इन सब की घाना को बहुत ही ज़रूरत है। और साथ ही साथ क्या है कि हमारा इनके साथ बहुत ही गहरा रिश्ता भी है। तो इस कंट्री में जब आप जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप यहाँ पे एक विदेशी नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में बताया कि 3 से 4 जुलाई के बीच वे त्रिनिदाद और टोबैगो में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा देश है जिसके साथ हम गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच जुड़ाव साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि रही राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और हाल ही में दूसरा कार्यकाल संभालने वाली प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात करेंगे। पीएम ने कहा कि यह यात्रा हमें एकजुट करने वाले पूर्वजों और रिश्तेदारी के विशेष बंधनों को फिर से जीवित करने का अवसर प्रदान करेगी। लोगों ने इतने समय के बाद भी, इतनी पीढ़ियों के बाद भी अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको नहीं छोड़ा है। आप यहाँ आकर के दिवाली देखिए, आप इनकी होली और फगवा देखिए, आपको लगेगा नहीं कि आप भारत से बाहर आ गए। मुझे यहाँ इतने समय से हो गया, मुझे पूछते हैं कि लोग कैसे हैं, मैं कहता हूँ कि ये तो होम अवे फ्रॉम होम है। तो ये बहुत ही विशेष क्षण है उनके लिए कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। तो जो सांस्कृतिक जुड़ाव है, जो लोगों के बीच जुड़ाव है, वो इतने वर्षों के बाद भी अक्षुण्ण है। त्रिनिदाद और टोबैगो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना की यात्रा करेंगे। यह 57 वर्षों में अर्जेंटीना में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार और G20 में एक करीबी सहयोगी है। पीएम ने कहा कि वे राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ चर्चा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पीएम ने बताया कि दोनों देश कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्रों सहित अपने पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6-7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम ने कहा कि संस्थापक सदस्य के रूप में भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में ब्रिक्स के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर हम एक अधिक शांतिपूर्ण, न्यायसंगत, लोकतांत्रिक और संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी विश्व के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि वे द्विपक्षीय यात्रा के लिए ब्रासीलिया जाएंगे।
जो लगभग 6 दशकों में से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा ब्राजील के साथ दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करने और उनके मित्र राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ मिलकर वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री की यात्रा का अंतिम पड़ाव नामीबिया होगा। पीएम मोदी ने दोनों देशों के उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के साझे इतिहास का उल्लेख किया और नामीबिया को एक विश्वसनीय भागीदार बताया। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नदैत्वा से मिलने के साथ ही लोगों, क्षेत्रों और व्यापक वैश्विक दक्षिण के लाभ के लिए सहयोग के लिए एक नया रोड मैप को तैयार करने पर उत्सुकता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नामीबियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 5 देशों की उनकी यात्रा वैश्विक दक्षिण में मित्रता को और मजबूत करने के साथ ही अटलांटिक के दोनों किनारों पर साझेदारी को मजबूत करेगी और ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, इकोवास और कैरिकॉम जैसे बहुपक्षीय मंचों पर जुड़ाव को और गहरा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री की ये यात्रा और अपने आप में जो हम तमाम क्षेत्र देखते हैं, चाहे ऐतिहासिक रूप से देखें, चाहे सांस्कृतिक रूप से देखें, चाहे कूटनीतिक रूप से देखें और जो बढ़ते हुए विश्व का ग्लोबल परिदृश्य है उसमें देखें तो उसमें ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मुखर करने के उद्देश्य से भी ये काफ़ी अहम है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और प्रोफेसर अजय कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सज्जनहार जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री की ये यात्रा कितनी बड़ी उम्मीदें और एक बड़े विजन के साथ इसे बताया जा रहा है। तमाम क्षेत्र हैं जिसमें हमारा कूटनीतिक सहयोग भी है, हमारा सांस्कृतिक सहयोग भी है और इसके साथ जो ऐतिहासिक संबंध है उन्हें भी मजबूत करना है। जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो 5 देशों की यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की, बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। जैसे आपने कहा, ये सभी जो 5 देश हैं ग्लोबल साउथ के देश हैं, दक्षिणी देश हैं, विकासशील देश हैं और उनकी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए भारत ने ये एक बीड़ा उठाया था जो वो G20 की अध्यक्षता कर रहा था। याद होगा आपके देखने वाले सुनने वालों को, जो जब हमने 1 जनवरी 2023 को ये वाला कार्यभार संभाला, उसके 10 दिन बाद ही पहला जिसे कहा जाता है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, उसको ऑर्गेनाइज किया। तो भारत एक आवाज बनकर उभरा है जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं। तो इन 5 देशों के साथ जाकर भी उनके साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाना, और जब रियो डी जेनेरो में होंगे तो वहाँ पर तो ब्रिक्स की शिखर सम्मेलन होगा। इसके बाद भारत ये शिखर सम्मेलन, ये दायित्व लेने वाला है अगले साल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सभी देशों के साथ अगर देखा जाए तो ये चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, क्रिटिकल मिनरल्स का मैं पर्टिकुलरली इसमें जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि ये आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि जो नई तकनीक है, जो नई टेक्नोलॉजी है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, किसी भी प्रकार का अगर नई तकनीक है तो उसमें ये क्रिटिकल मिनरल्स इनका बहुत ही महत्व हो जाता है। और इसमें कम से कम 3 देश ऐसे हैं, घाना है, नामीबिया है और अर्जेंटीना है, जिनके पास बहुत मात्रा में इन ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं। दूसरा, मैं अगर उस पायदान पर लाना चाहूँ तो हमारे संबंध जो है ब्राज़ील के साथ बहुत ही गहरे हैं। जो पर्सनल रेपो है प्रधानमंत्री मोदी का, उनका जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं उनके साथ, जो पहले काल में थे तब भी और अभी भी। और ब्राज़ील में ये प्रधानमंत्री मोदी की 4थी यात्रा है, परंतु ये पहली द्विपक्षीय यात्रा रहेगी, क्योंकि हमेशा वो जब गए 2014 में फोर्टालीजा में गए तो वो ब्रिक्स समिट के लिए गए, उसके बाद 2018 में गए तो वो भी ब्रिक्स समिट के लिए गए, पिछले साल गए G20। इस बारी ब्रिक्स भी हो रहा है, परंतु उसके साथ वो 8 तारीख को वो वहाँ पर जाएंगे ब्राज़ीलिया में, और अपने द्विपक्षीय सहयोग को भी और बहुव्यापी हमारे संबंध हैं उसको आगे लेकर जाएंगे। आखिरी बात मैं इसमें ये कहूँगा, आर्थिक सहयोग के अलावा जो हमारे पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जैसे आपने रिपोर्ट में अभी बताया, जो अगर वो ट्रिनिडाड टोबैगो जाते हैं वहाँ पर करीब
45% जो वहाँ की जन आबादी है वो भारतीय मूल की है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो महिला हैं, वो भारतीय मूल की हैं। जो राष्ट्रपति हैं वो भारतीय मूल के हैं, वो महिला हैं। और इनके साथ परस्पर संबंध बढ़ाना, अभी 8 महीने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी गयाना गए थे सेकेंड इंडिया कार्यक्रम समिट के लिए, और ये उनका वहां पर दूसरी बार जाना ये बताता है जो हम अपने, चाहे देश छोटा हो या बड़ा हो, हम सभी के साथ अपने संबंधों को, अपने सहयोग को बहुत तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल। अजय जी, आपसे समझना चाहेंगे भारत की ग्लोबल साउथ रणनीति, ग्लोबल साउथ पर फोकस ये इतना अहम क्यों है? भारत की दृष्टि से देखें और ग्लोबल साउथ की दृष्टि से भी देखें तो कितना जो है ये पारस्परिक एक दूसरे को जो है फायदा पहुंचाता हुआ दिखाई देता है? भारत का शुरू से ही ग्लोबल साउथ पे बहुत ही एम्फेसिस था। एफ्रो एशियन रिसर्जेंस शुरू में था एशिया अफ्रीका कंट्री के, फिर बाद में जो नॉन अलाइंड ग्रुप बना वो भी ग्लोबल साउथ पे था, फिर ग्रुप ऑफ 77 था, और भारत सब दिन इस ग्रुप का नेतृत्व किया है और इसको एक दिशा प्रदान किया है। अभी कुछ दिनों में भारत जबकि अपने इकोनॉमी पे कंसंट्रेट कर रहा था, तो कुछ हद तक जो भारत की फोकस थी ग्लोबल साउथ पे वो थोड़ा सा कम हो गया था, और नॉन अलाइंड ग्रुप्स जो थे वो पीछे पड़ गए थे। लेकिन अभी जबकि दुनिया की स्थिति फिर बदल रही है, यूनिपोलर वर्ल्ड से अब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ देख रहे हैं, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी इनिशिएटिव की तरफ देख रहे हैं, तब भारत का ग्लोबल साउथ के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये जो यात्रा है उसी दिशा में है, क्योंकि ग्लोबल साउथ की एक कंप्लेन रही है कि भारत का जो टॉप लेवल पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी विजिट बहुत कम होती है और उनसे कनेक्ट कम होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी इसी गैप को फिल करने के लिए ब्रिक, जो कि खुद ही एक अल्टरनेटिव ग्लोबल आर्किटेक्चर देने को की कोशिश कर रहा है, उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे जो ग्लोबल साउथ के दूसरे देश हैं जहाँ पे भारत की विजिट ड्यू थी, बहुत दिनों से नहीं हुई थी। आप जैसा देखेंगे बहुत दिनों के बाद इन कंट्रियों में किसी टॉप लेवल प्राइम मिनिस्टर लेवल की विजिट हो रही है, तो उसको फिल करने के लिए ये प्रधानमंत्री की जो विजिट है वो उसी दिशा में है कि कैसे इनको सुदृढ़ करें पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली। और कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे हमें जो एसेट्स हैं उनका हम फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए भी इस पॉलिटिकल कनेक्ट की ज़रूरत है। डायस्पोरा डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी जो कैरिबियन में हमारी स्ट्रेंथ है, उसी तरह से जो अफ्रीका में नामीबिया खास करके क्रिटिकल मिनरल में बहुत आगे है जी। घाना पूरे वेस्ट अफ्रीका में हमारी एक ऐसा कंट्री है जो अंग्रेजी बोलने वाला है और पूरे एरिया में हमारा बहुत ही पुराना मित्र रहा है, और वहाँ पे हमारी अपनी जो पकड़ है उसको उतनी ही तेज़ी से बनानी होगी। खास करके जो अभी की लीडरशिप है वो डेमोक्रेटिक है, और मिलिट्री डिक्टेटर्स, मिलिट्री और डेमोक्रेसी की जो वहाँ पे एक के बाद एक टर्न होती रही है, उसमें जो अभी कुछ दिनों से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रहे हैं, रिप्लेस होके भी आ रहे हैं डेमोक्रेटिकली, वो बहुत ही ग्लोबल साउथ की भाषा बोलते हैं। तो भारत को उन कंट्रीज के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके बगल में जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इकोवास के दूसरे मेंबर हैं, वो पूरे वेस्ट से निराश हो करके साहेल अलायंस बनाए हुए हैं और पूरा वेस्ट का विरोध कर रहे हैं, और वो साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो भारत को उन देशों को एक्सेस करने के लिए घाना एक बहुत ही क्रिटिकल कंट्री है, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड हिस्टोरिकली। उसी तरह से नामीबिया खनिज पदार्थों में और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, इसी इम्पोर्टेंस पे हम चर्चा जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। थैंक यू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद।
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सज्जनहार जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने यात्रा से जाने से पहले जो स्टेटमेंट उनका आया है, जो रिलीज़ किया है, उसमें ये आया है कि हम एक अधिक शांतिपूर्ण, न्याय संगत, लोकतांत्रिक और संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं। अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है जब हम वर्तमान ग्लोबल परिदृश्य की बात करते हैं और विशेषकर जो ग्लोबल साउथ की चुनौतियां हैं उनकी भी बात करते हैं। जी धन्यवाद। इस प्रश्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये मुद्दा रहेगा बातचीत का ब्रिक्स समिट में। 17वां ये समिट है और क्योंकि हम देख रहे हैं जो पिछले कुछ समय से G7 का जो महत्व है, जितना महत्व हुआ करता था, चाहे वो इकोनॉमी के हिसाब से हो, चाहे वो कितनी उसकी GDP थी पूरे विश्व की GDP के हिसाब से, उस हिसाब से उसमें कमी आ रही है और इसीलिए ब्रिक्स की तरफ लोगों का, बहुत देशों का रुझान बढ़ रहा है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिक्स की एक इकोनॉमिस्ट के कहने से, परंतु पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में हुआ। उसके बाद केवल एक देश जुड़ा, 4 देश पहले थे, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा, 5 देश हो गए 2010-2011 से। उसके बाद कोई इसमें इतना ज़्यादा रुचि नहीं थी जो हम इसको ज्वाइन करना चाहें, परंतु पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा इसमें देश मिलने लगे हैं। 2 साल पहले इसमें 6 और देशों को सम्मिलित किया गया और अब तो जो पिछले साल कजान में इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ, तब तो ऐसा लगा जो करीब 30 देश इसमें आना चाहते हैं। तो बेसिकली वही है जो कैसे मल्टीलैटरलिज्म, ग्लोबल गवर्नेंस को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि जो भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसका काम है जो पूरे विश्व में स्थिरता किया जाए, शांति कायम की जाए, वो उसमें बिल्कुल विफल रहा है। हमने देखा है 3.5 साल से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो उसमें वो कुछ नहीं काम कर पाया है। इजराइल हमास का युद्ध हुआ, उसमें भी कुछ नहीं वो हो पाया, 1.5 साल से ऊपर हो गया है। तो 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाती हैं इसमें। एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को कैसे और मजबूत किया जाए, कार्यान्वित किया जाए, और दूसरा ग्लोबल गवर्नेंस को कैसे ठीक किया जाए। और ऐसे मुद्दे हैं इसमें, जैसे नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब बातें होंगी जो कैसे रियो में जो 17वां शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसमें क्या बातचीत होती है और विश्व में शांति और स्थिरता लाने के लिए कैसे इसका काम आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ब्रिक्स का महत्व बढ़ रहा है। और यही प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो जाने से पहले उन्होंने कहा, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। द्विपक्षीय यात्रा जो है उनकी और देशों में, उसका भी अपना महत्व रहेगा। हर जगह एक आर्थिक मुद्दा रहेगा, एक सुरक्षा का मुद्दा रहेगा, पीपल टू पीपल कनेक्ट का मुद्दा रहेगा। तो ये सब चीज़ों को आगे ले जाने के लिए मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा बहुत ही सशक्त होगी और सफल होगी। बिल्कुल। अजय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जब हम बहुध्रुवीय व्यवस्था की बात करते हैं या जिस तरह की जो इस वक्त जो है एक व्यवस्था चल रही है उसकी बात करते हैं, भारत कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग पावर के रूप में भी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत का विश्वास भी ये मल्टीलेटरल और मल्टीपोलर वर्ल्ड में है और भारत एक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अभी उभर के आने वाला है और एक काफ़ी मजबूत इकोनॉमिक शक्ति है। और जो अभी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है वो उसमें पहले से हम जैसा कि जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस है। जो नई जो व्यवस्था उभर के आ रही है उसमें भारत को एक सक्रिय रोल करना है, जिसके वजह से वो एक अपने जगह इस नए आर्किटेक्चर में बना सके, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर हो थ्रू ब्रिक और विदाउट ब्रिक।
बट फाइनेंशियल जो ग्लोबल आर्किटेक्चर है उसमें ब्रिक का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत बहुत सारे कंट्रीज में ये प्रॉब्लम फेस करता है कि वो डॉलर के पेमेंट नहीं कर सकता, वो उसके सारे व्यापार जो वहाँ पे ठप हो जाते हैं और सैंक्शन जो है सो हर बात पे लगने लगती है। तो इसमें जो ब्रिक्स कंट्रीज की जो इनिशिएटिव है वो वेस्ट को चैलेंज करने या उसको अपोज करने के लिए नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर है उसमें ग्लोबल साउथ के जो कंस्ट्रेंट हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको मल्टीलेटरल एफर्ट्स के थ्रू नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के को ऑफेंड किए बिना किस तरह से उस चीज़ को हम सॉल्व करें, इसलिए ब्रिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रिक्स भी कोई यूनिफॉर्म ग्रुप नहीं है, जैसा कि एम्बेसडर ने बताया कि बहुत सारे कंट्रीज इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, और इस दौर में भी ऐसा ना हो कि भारत की जो लेजिटिमेट जगह है इस उभरते हुए आर्किटेक्चर में, इस ग्रुप में, वो कोई दूसरे डोमिनेंट कंट्रीज उसको अंडरमाइन करें और ऐसे कंट्रीज का डोमिनेंस हो जो भारत के हित में नहीं हो। इसलिए भारत का रोल इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अर्जेंटीना जैसे कंट्री जहाँ जो कि ब्राज़ील से बहुत खुश नहीं है, जो ब्रिक्स के मेंबरशिप में भी बहुत खुश नहीं है, वहाँ पे भी जाके भारत को अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, क्योंकि भारत तभी इस ब्रिक में एक लीडिंग रोल कर सकता है जबकि हर डाइवर्स ग्रुप में, डिसेंटिंग और अपोजिंग ग्रुप में सबका सहयोग इसको प्राप्त हो। इसलिए ब्रिक्स में बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं, इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक और ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। रुक जाओ, ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जनहार जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं और इन कंट्रीज़ की जो है चुनौतियों की भी बात करते हैं, तो उसमें एक बड़ी चुनौती जो है इनके सामने ऋण की भी आती है, कि इनमें कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि चाइना ने BRI के तहत काफ़ी उनको ऋण के बोझ से दबा दिया है, और भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना है जिसने दूसरे नंबर पर आकर इन देशों की सहायता की है। तो इसीलिए जो उम्मीद की नज़रें हैं वो और ज़्यादा जो है गहरी हो जाती हैं। भारत का नज़रिया है, अगर हम और देशों के साथ सहयोग करना चाहते हैं, विकासशील देशों के साथ सहयोग करना चाहते हैं, तो हम उनको डेट ट्रैप में नहीं डालना चाहते हैं। हम ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं करना चाहते हैं जिसमें कि हमारा अपना फ़ायदा हो। हम उन प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना चाहते हैं जिससे फ़ायदा उन रिसिपिएंट कंट्रीज़ का हो, जहाँ पर होस्ट कंट्रीज़ हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। जो चीन ने अपना BRI जो शुरू किया है, उसमें एक तो जो सॉवरेन राइट्स हैं देशों के, जैसे श्रीलंका के जैसे उन्होंने वहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट को किया। हम्बनटोटा पोर्ट में कोई वो नहीं होता है, वहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं आता है, शिप्स नहीं आती हैं, तो मतलब इट इज़ लाइक अ वाइट एलिफेंट। परंतु उसको लेकर करीब 99 साल का उन्होंने वहाँ पर उसका वो कंट्रोल ले लिया है, और करीब 15,000 हेक्टेयर्स की वहाँ पर ज़मीन ले ली है। तो इसीलिए उन और सॉवरेन अथॉरिटी उनकी ख़त्म कर दी है। भारत का ये नज़रिया बिल्कुल नहीं है। भारत यही करता है, जो भी हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं उससे रिसिपिएंट देश को फ़ायदा होना चाहिए,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जो बहुत देश, हालांकि जो चीन देता है उसमें कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होते हैं, ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह कुछ भी उसमें वो ऐसे नज़रिया नहीं है, परंतु भारत जो देता है वो उनके फायदे के लिए देता है, और इसीलिए जो देश हैं भारत की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। एक बात अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं कहूँगी जो ब्रिक्स के बारे में है, जब हम कहते हैं जो वो एज एन अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डोमिनेशन या G7 के उसमें उभरा है, तो परंतु भारत का नज़रिया बिल्कुल ये नहीं है। भारत का नज़रिया है जो वो नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन वेस्टर्न सेटअप है, बट इट इज़ नॉट एन एंटी वेस्टर्न। पश्चिम के देशों के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि हमारे संबंध पश्चिम देशों के साथ बड़े अच्छे हैं, उनके साथ चाहे व्यापार हो, मार्केट हो, टेक्नोलॉजी हो, वो हम लेना चाहते हैं। तो हम उसको अपने को चीन या रूस के तरीके से हम इसको नहीं करना चाहते, और हम ये भी कह रहे हैं जो हमारा डी-डॉलराइजेशन का इसमें कोई मत नहीं है। जो हम ब्रिक्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कोई ब्रिक्स करेंसी बने या डॉलर के विरुद्ध हम कोई मुहिम चलाएं, बिल्कुल नहीं। हम वी आर वेरी हैप्पी विद डॉलर के साथ ट्रेडिंग करने में, परंतु अगर हम नेशनल करेंसी से ट्रेड कर सकते हैं तो वो सभी का फायदा है, और इसीलिए हम नेशनल करेंसीज को प्रमोट करेंगे, परंतु डी-डॉलराइजेशन की तरफ ले जाना हमारे बिल्कुल भी हमारी ऑब्जेक्टिव्स में नहीं है। बिल्कुल, तमाम अहम मुद्दे हैं और इसी वजह से सबकी नज़रें जो हैं इस यात्रा पर लगी हुई हैं। विस्तृत विषय है लेकिन समय हमारे पास सीमित है। अशोक सज्जनहार जी आपका और अजय जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।